हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। आज हम क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के बारे में कुछ बातें हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, तो अब उससे आगे शुरू करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, ये हमेशा चलती रहती है। इसके अंदर और बाहर हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। जैसे कि हम पृथ्वी की अगर आंतरिक भाग के बारे में जानें कि पृथ्वी अंदर तक कैसी है, तो हम देखेंगे कि पृथ्वी जो है 3 लेयर में, 3 सतहों में बटी हुई है। आपने प्याज देखा है ना, तो एक प्याज की तरह ही जो पृथ्वी है उसके ऊपर एक के ऊपर एक परतें बनी हुई हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी भाग जिस पर हम लोग रहते हैं उसे परपटी कहते हैं, और ये परपटी जो है ये बहुत ही पतली है। ये महाद्वीपों में 35 किलोमीटर और समुद्र तल पर 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीप की जो सतह है ये सियाल मतलब CSIC मतलब सिलिका और AL आल मतलब एल्युमिनियम, दो चीज़ों से मिलकर बनी है। और जो हमारी महासागर की सतह है, परपटी है, वो हमारी सीमा मतलब कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। अब हमारी परपटी के बाद जो हमारी अगली सतह आती है, अगली लेयर है, वो है हमारी मेंटल जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है। और इसकी सबसे आंतरिक जो परत है, सबसे अंदर वाली परत, उसे हम लोग क्रोड कहते हैं। क्रोड की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है हमारा, वो 3500 किलोमीटर तक है। जो हमारी क्रोड है ये मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक है हमारी निकल और एक है हमारी लोहा, इसलिए इसे हम नीफे भी कहते हैं। जो हमारा केंद्रीय क्रोड है उसका तापमान और दाब बहुत अधिक है, बहुत उच्च है। शैल एवं खनिज। अब हम अगर शैल और खनिजों की बात करें तो पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम लोग शैल कहते हैं। शैल की अलग अलग रंग हो सकते हैं, अलग आकार हो सकता है, उसको बनने की प्रक्रिया भी अलग हो सकती है। इसी के आधार पर हमने शैल को 3 प्रकार में बांटा है। सबसे पहले हमारा अग्नेय शैल, जिसे हम लोग इंग्लिश में इग्नियस रॉक बोलते हैं। अगला है हमारा अवसादी, जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। और अगला है हमारा कायांत्रीय मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो हमारे अग्नेय शैल हैं, इग्निशियस रॉक हैं, उसे भी हमने 2 में विभाजित किया है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। जो द्रव्य मैग्मा है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जैसे हमारे वोल्केनो है ना, तो वोल्केनो से जो मैग्मा बाहर निकलता है, तो मैग्मा क्या होता है, ठंडा होता है। तो उसी मैग्मा के ठंडे होने से जिन शैलों का निर्माण होता है वही हमारे अग्नेय शैल होते हैं। और अग्नेय शैल भी 2 तरीके के हैं, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा है, लावा है, वो पृथ्वी की सतह पर आ नहीं पाता, और वो क्या होता है, उसके अंदर ही जो हमारा वोल्केनो है, ज्वालामुखी, उसके अंदर ही धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंतर्भेदी अग्नेय शैल। और जो हमारा मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होता है और उससे जो शैल बनते हैं उसे हम कहते हैं बहिर्भेदी अग्नेय शैल। तो क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैलों को हम बहिर्भेदी अग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। और इसके अगर एग्जाम्पल लें बहिर्भेदी अग्नेय शैल, तो जो बेसोल्ट पत्थर है वो इसी से बना है। और दक्कन के पठार जो हैं बेसोल्ट शैलों से ही बने हुए हैं। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार से जो बने शैल हैं उन्हें हम लोग अंतर्भेदी अग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। और ग्रेनाइट जो पत्थर है ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद बात करें शैल, कई बार क्या होता है, शैल एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कते रहते हैं। जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं, उस पर हवा का, जल का प्रभाव पड़ता है, तो उससे क्या है, हमारे अवसादी से शैल बनते हैं। शैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं, और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। और इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। जैसे कि बलवा पत्थर रेत के
दानों से बना होता है। इन शैलों में जो होता है पौधे और जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शैलों पर रहते थे कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। अग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांत्रीय शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक और कायांत्रीय। तो कायांत्रीय शैलों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें तो जैसे चिकनी मिट्टी है हमारी, तो चिकनी मिट्टी स्लेट में चेंज हो जाती है और चूना पत्थर हमारा संगमरमर में बदल जाता है। शैल जैसे हम देखते हैं कि शैल हमारे बहुत ही काम आते हैं, जो रॉक्स होते हैं सड़कें बनाने में, घर बनाने में, इमारतें बनाने में बहुत काम आते हैं। और हम लोग क्या है, बचपन में गेम्स भी तो खेलते थे ना, बहुत सारे खेल खेलते थे इससे, जैसे कि पिट्ठू 7 पत्थर हो गया, उसके बाद में 5 पत्थर हो गया, स्टापू हो गया या किट किट जिसे बोलते हैं। तो बहुत सारे गेम भी हमने पत्थरों से खेले होंगे। जैसे इसमें हमें दिखाई गई है पिक्चर, लाल किले की फोटो दिखाई गई है। तो लाल किला हमारे कौन से पत्थर से बना है, लाल रंग के बलुआ पत्थर से बना है। और ताजमहल हमारा संगमरमर से बना है, सफ़ेद संगमरमर से। अब अगर हम बात करें तो एक है हमारा शैल चक्र। शैल हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मैग्मा से अग्नि शैल बनता है, अग्नि से अवसादी, अवसादी से कायांत्रीय और कायांत्रीय से मैग्मा। ये प्रोसेस जो है ऐसे ही चलता रहता है, इसे हम लोग शैल चक्र कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाती हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल बन जाता है। ये अग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी शैल कायांत्रीय शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांत्रीय शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। और यही क्या है, यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग शैल चक्र कहते हैं। शैल विभिन्न खनिजों से बने होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, और इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरकों में भी होता है, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम आदि। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।